हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको तमस कहानी का तमस उपन्यास का छठा भाग। तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। प्रत्येक बुत के ऊपर बिजली की रोशनी का अलग से प्रबंध किया गया था। बटन दबाने पर रोशनी ऐसे कौन से बुत के चेहरे पर पड़ती थी कि उसका रूप खिल उठता था। इसके अतिरिक्त दीवारों पर भारतीय चित्रकला के अनेक चित्र, अंगीठी पर गुड़िया और ताम्रपत्र पर लिखा ग्रंथ रखा था। अंगीठी के सामने शिलालेख का एक बड़ा सा टुकड़ा लकड़ी के कुंदे के सहारे खड़ा था। निकट ही 3 मूड़े और काली लकड़ी की एक लंबी नीची तिपाई रखी हुई थी। यहाँ रिचर्ड पाइप सुलगाकर पड़ा करता था। यहीं पर खानसामा स्टोव पर पानी की केतली और चाय के बर्तन भी रख जाता था। रिचर्ड को स्वयं चाय बनाकर पीने का शौक था। तिपाई पर अधखुली किताबें, पत्रिकाएं रखी हुई थी और साथ में पाइप स्टैंड रखा था जिसमें तरह तरह के 7-8 पाइप रखे थे। तिपाई के एन ऊपर बड़े गोल शेड का लैंप लटक रहा था। पढ़ते समय बत्ती जलाने पर प्रकाश का वृत्त इन्हीं 3 मूड़ों और तिपाइयों पर ही बना रहता था। बाकी कमरे में अंधेरा रहता था। लीजा की कमर में हाथ डाले रिचर्ड बुद्ध की मूर्तियां, जिन्हें उसने लीजा के चले जाने के बाद इकट्ठा किया था, एक एक करके दिखा रहा था। बंगले के बाहर होता है तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता है, और बंगले में लौटता है तो पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूँ, रिचर्ड कह रहा था। मोटी काली फ्रेम का चश्मा, मुंह में पाइप, कोहनियों पर लगे धब्बों वाला पुराना कोट और नीचे कॉर्डराय की ढीली सी पतलून पहने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हुआ रिचर्ड किसी संग्रहालय का क्यूरेटर लगता था। वे बुद्ध की एक मूर्ति के सामने आकर रुक गए। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके ओंठों के आसपास खिलती रहती है। बुद्ध के चेहरे को ऐसी रोशनी में रखना चाहिए जिसमें यह मुस्कान उधड़ कर आए। ठहरो, मैं तुम्हें दिखलाता हूँ, रिचर्ड ने कहा और सामने रखी बुद्ध की मूर्ति को थोड़ा दाईं ओर को घुमा दिया और बटन दबा दिया, जिससे बुद्ध के एन ऊपर टंगी रोशनी जल गई। देखा लीजा, देखा, रिचर्ड ने चहककर कहा। लीजा को भी लगा कि बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान सहसा खिल उठी है। शांत, स्निग्ध, तनिक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान होठों के कोनों में छिपी रहती है। 45 डिग्री के कोण पर से हल्की सी रोशनी डालूं तो जैसे मुस्कान फूटकर बाहर आ जाती है। अब इसी का कोण मोड़ दूं तो मुस्कान कुछ ओझल हो जाएगी। लीजा ने मुड़कर रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस लेकर इन पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना नहीं चहकेगी, इतनी नहीं डींग मारेगी। उसने रिचर्ड का बाजू दबा दिया और कंधे पर अपना गाल रख दिया। बुद्ध के बुतों की यही सबसे बड़ी खूबी है, एक हल्की सी मुस्कान बुद्ध के ओंठों पर खिलती रहती है, रिचर्ड ने कहा और झुककर लीजा के बालों को चूम लिया। हर कमरे में तरह तरह की बत्तियां थीं। जहाँ कहीं बैठने का प्रबंध था वहाँ से घंटी की तार किचन तक अथवा बाहर बरामदे तक चली गई थी। इन कमरों में घूमते रिचर्ड को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह जिले का सबसे बड़ा अफसर है। यहाँ पर तो वह भारतीय इतिहास का मर्मज्ञ था, भारतीय कला का पारखी था। हाँ, जब वह प्रशासक की कुर्सी पर बैठता है तो वह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था और उन नीतियों को कार्यान्वित करता था जो लंदन से निर्णित होकर आती थी। एक काम को दूसरे काम से अलग रखना, एक भावना को दूसरी भावना से अलग रखना उसके प्रतिक्षण की, उसके स्वभाव की विशिष्टता थी। वह एक तरह के काम से बिल्कुल दूसरी तरह के काम में बड़ी आसानी से अपने आप को ढाल लेता था। वह निजी रुचियों को सरकारी काम से अलग रखता था, अलग से देख सकता था। एक विशेष अनुशासन में उसका जीवन घूमता था। सप्ताह में 3 दिन वह कचहरी करता था। जिला मजिस्ट्रेट के नाते मुकदमे सुनता था। जब जज की कुर्सी पर बैठता था तो वह भूल जाता था कि वह हाकिमों का नुमाइंदा है और नेटिव लोगों के मुकदमे सुन रहा है। जब वह न्याय करता, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को यथावत लागू करता, एक क्षेत्र के विचार और भावनाएं दूसरे क्षेत्र में उलझ नहीं पाती थी। इसी कारण से उसे मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। वह कभी भी दुविधा का शिकार नहीं होता था। उसके अपने विश्वास क्या है, धारणाएं क्या है, इनके बारे में निश्चय से कुछ भी कह पाना कठिन है। शायद रिचर्ड ने यह सवाल अपने से भी कभी न पूछा होगा। जब कभी दुविधा उठती है तो वह अपने संवेदन को, अपने विचारों को अपनी डायरी में उड़ेल देता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसकी निजी मान्यताओं का कोई दखल नहीं था, बल्कि वे असंगत थी। यह विचार कि हमारा आचरण हमारी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए एक ऐसा भोंडा आदर्शवाद है
जिससे सिविल सर्विस के नाम लिखाते हैं। अफसर अपना पिन छुड़ा लेता है। फिर रिचर्ड की अपनी भूमिका क्या थी? प्रशासन में उसका विशिष्ट योगदान किस बात में था? वह उस योग्यता में पाया जाता था जिससे वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता था। उस पैनी दृष्टि में था, उस सूझ में था जिससे वह स्थिति को समझ लेता था, तथ्यों को पकड़ लेता था। उस चौकसी में था जिससे बिना किसी आहट के ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाया जाता था। यूं तो वह सवाल ही असंगत है कि उसकी निजी मान्यताएं क्या थी। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में ही सोचता है। एक दूसरे की कमर में हाथ डाले दोनों डाइनिंग रूम की ओर चले जा रहे थे। लीजा को घर में यही कमरा सबसे अधिक पसंद था। बलूत की लकड़ी की बनी काले रंग की गोल मेज के एन बीचों बीच पीतल की एक चौड़ी गोल तस्तरी रखी थी, जिसमें लाल गुलाब के फूल चुन चुनकर भर दिए गए थे। इस तस्तरी के एन ऊपर जालीदार शेड वाला बिजली का लैंप लगा हुआ था, जो छत पर से लटकाकर सीधा तस्तरी के ऊपर उतर आया था। रोशनी का वृत्त सीधा फूलों की तस्तरी पर पड़ रहा था और जालीदार शेड में से छन छन कर रोशनी टेबल पर रखी चीनी की सुंदर प्लेटों और उसके आसपास रखे लाल रंग के सर्विएटों पर पड़ रही थी। रिचर्ड को इस तरह की सजावट में रस मिलता था और लीजा जानती थी कि उसके साथ रहते हुए उसे रिचर्ड की ही सी सनकों के अनुरूप अपने को ढालना होगा। मेज पर नाश्ते के लिए बैठने से पहले रिचर्ड दहली पर ठिठका खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? लीजा ने रिचर्ड के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सोच रहा हूं कि कहाँ से शुरू करूं। तुम यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहती हो ना, यहाँ की स्थितियों के बारे में। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम दफ्तर से कब लौटोगे। और लीजा हाथ बढ़ाकर रिचर्ड का बच्चा सहलाने लगी। रिचर्ड ने झुककर उसके ओठ चूम लिए। अभी से उबने लगी। अरे, फिर से भास हुआ जैसे क्षितिज पर कोई बादल का टुकड़ा नमूदार हो गया हो, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गहराने लगा और समय पाकर सारे आकाश को ढक लेगा। रिचर्ड ने उसे और ज्यादा जोर से बाहों में भींच लिया। उस रिचर्ड को इस दुलार से कोई विशेष रस नहीं मिल रहा था। इसके पीछे एक प्रकार की आशंका थी कि अब की बार लीजा के साथ कैसे दिन कटेंगे। अपने ओंठों से लीजा के बाल और माथा आंखें सहलाते हुए उसे किसी विशेष उत्तेजना का भास नहीं हो रहा था। रात को जिस देह को उत्तेजना और आग्रह के साथ वह लीजा की देह के साथ चिपटाए रहता था, इस समय वही देह उसे स्थूल और मांसल सी लग रही थी। लीजा को बहलाने के लिए वह केवल प्रेम का अभिनय कर रहा था, एक प्रकार का फर्ज अदा कर रहा था। तभी मेज के पीछे खड़ा खानसामा धीरे से आगे बढ़ाया। रोशनी के वृत्त में पहुंचने पर उसकी सफेद वर्दी पर बंधा हुआ लाल रंग का कमरबंद चमक उठा। दबे पांव तनिक भी आहट किए बिना वह मेज पर नाश्ता लगाने लगा। लीजा और रिचर्ड पहले की ही बात एक दूसरे की बाहों में बंधे रहे। पहले जब कभी खुले दरवाजे में खड़े वे एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और कोई खानसामा या नौकर अचानक किसी काम से आ जाता है तो लीजा ठिठक कर अलग खड़ी हो जाती है, पर रिचर्ड उसे बाहों में दबाए रखता है और खानसामा अपना काम करता रहता है। झेप के कारण लीजा अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वह खानसामा की उपस्थिति को भूली रहे, पर धीरे धीरे वह समझ गई थी कि खानसामा एक नेटिव ही तो है, इस पर भी मामूली खानसामा है, इसीलिए उसकी उपस्थिति को वह बाधा नहीं समझती थी। अब की बार तुम्हें जरूर किसी न किसी काम में दिलचस्पी लेते रहना चाहिए लीजा। किस काम में? कितने ही काम हैं। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी तो जिले की प्रथम महिला गिनी जाती है। तुम जो भी काम हाथ में लोगी उसी में अन्य अफसरों की बीवियां तुम्हारी मदद करेंगी। मैं जानती हूँ। रेड क्रॉस के लिए चंदा इकट्ठा करो, फ्लावर शो का आयोजन करो, बच्चों का फीड तैयार करो, सैनिकों की मदद के लिए कपड़े और जूते इकट्ठे करो। यही ना? एक और संस्था भी है जो यहाँ खुलने का इरादा है, जानवरों की देखभाल और रक्षा के लिए। यहाँ पर अभी तक इस किस्म की कोई संस्था नहीं है। कैंटोनमेंट की सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें हटाना। घोड़ा गाड़ियों में बूढ़े लंगड़े घोड़े जुते रहते हैं, इनका क्या करोगे? इन्हें मरवा देना चाहिए। इनसे काम लेते रहना तो जुल्म होगा। आवारा कुत्ते बीमारी फैलाते हैं, हलक जाते हैं तो लोगों को काट खाते हैं। तुम कोई सा काम चुन लो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। तुम तो डिप्टी कमिश्नर करो और मैं कुत्ते मरवाती फिरूं, मुझे क्या पड़ी है? उसने कहा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं करता। मैं तो चाहता हूँ तुम किसी ना किसी काम में रुचि लो। मैं तुम्हारे कामों में रुचि नहीं लूँगी। मैं तुम्हारे कामों में रुचि लूँगी। तुम मुझे बताओ
जो शोए बता रहे थे हिंदुस्तानी लोगों के बारे में। रिचर्ड मुस्कुरा दिया। सुनो, अब ये हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उकसाव पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले। सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफ़ेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। लीजा को वाक्य का अंतिम अंश सुनते हुए लगा कि रिचर्ड फिर मजाक करने लगा। लीजा की नज़र में वह बड़ा विद्वान और योग्य व्यक्ति था, पर उसे यह भी लगता था कि लीजा को जाहिल समझता है और उसके वाक्यों में अक्सर व्यंग छिपा रहता है। गंभीर विषय पर बात करते हुए भी वह सहसा ऐसा कह देता मानो मजाक कर रहा हो। इससे लीजा को शक होने लगता कि उसकी गंभीर बात में कोई तथ्य है या यह भी मजाक ही थी। तब तुम कोई भी बात मेरे साथ संजीदगी से नहीं करते हो, लीजा ने उल्हाने के स्वर से कहा। संजीदगी से बात करने में दुखी क्या है? रिचर्ड ने खोए खोए मन से कहा। सुनो लीजा, यहाँ पर शायद कोई गड़बड़ हो। लीजा ने आंखें ऊपर उठाई और रिचर्ड के चेहरे की ओर देखने लगी। क्या गड़बड़ होगी? फिर जंग होगी? नहीं, मगर हिंदू और मुसलमानों के बीच तानातनी बढ़ रही है। शायद फसाद होंगे, वे लोग आपस में ही लड़ेंगे। लंदन में तो तुम कहते थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम फिर मजाक करने लगे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, देश के नाम पर हमारे साथ लड़ते हैं। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। तुम चालाक नहीं बनो रिचर्ड, मैं सब जानती हूँ। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों, ठीक है ना? हम नहीं लड़ाते लीजा, ये लोग खुद ही लड़ते हैं। तुम इन्हें लड़ने से रोक भी सकती हो, आखिर ये हैं तो एक ही जात के लोग। रिचर्ड को अपनी पत्नी का भोलापन प्यारा लगा। उसने झुककर लीजा को चूम लिया, फिर बोला, डार्लिंग, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। तभी खानसामा ट्रे उठाए चला आया। उसे देखकर लीजा बोली, यह हिंदू है या मुसलमान? तुम बताओ, रिचर्ड ने कहा। लीजा देर तक खानसामा की ओर देखती रही, जो ट्रे के सामने जो ट्रे का सामान रखने के बाद बुत बना खड़ा था। हिंदू है। रिचर्ड हंस दिया। गलत? गलत क्यों? फिर ध्यान से देखो। लीजा ने ध्यान से देखा। सिख है, इसकी दाढ़ी है, सिर पर टर्बन है। रिचर्ड मुस्कुरा दिया। रिचर्ड फिर हंस दिया। खानसामा अभी भी मूर्तिवत निश्चेष्ट खड़ा था। उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली थी। इसने दाढ़ी को तराश रखा था। सिख लोग दाढ़ी को तराश नहीं सकते, यह उनके धर्म के खिलाफ है। यह तो तुमने मुझे बताया नहीं, लीजा बोली। मैंने कितनी ही और बातें तुम्हें नहीं बताई, जैसे यह कि सिखों के 5 निशान होते हैं, बालों के अलावा 4 चिन्ह और हैं। हिंदुओं के सिर पर चुटिया होती है और मुसलमानों के भी अपने निशान होते हैं। फिर खान पान में भी हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में कुछ सीख पाऊँ? इतनी ढेर सारी बातें किसी और को याद रह सकती हैं? फिर खान सामे की ओर देखकर बोली, यह सब जान लेने पर क्या मैं तुम्हें देखते ही बता सकूंगी कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? एक एक निशान देखे बिना कोई कैसे बता सकता है? फिर हंसकर बोली, मैं शर्त बांधकर कह सकती हूँ कि इन सब लोगों को खुद नहीं मालूम होता कि यह हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। और रिचर्ड, तुम भी झूठ बोलते हो, तुम्हें भी क्या पता? तुम्हें भी पता नहीं चलता होगा। फिर खानसामा की ओर मुखातिब होकर बोली, खानसामा, तुम मुसलमान मैम साहब, तुम हिंदू को मारेगा? खानसामा सक पका गया। उसने आंख उठाकर मैम साहब की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर साहब की ओर देखने लगा। फिर वह आगे बढ़कर रोशनी के वृत्त में आ गया और एक तस्वीर साहब के सामने बढ़ा दी, जिस पर एक तय किया हुआ कागज रखा था, और फिर पीछे अंधेरे में हट गया। रिचर्ड ने कागज को खोलकर देखा और फिर तय करके तस्तरी पर रख दिया। क्या है रिचर्ड? नगर की रिपोर्ट है लीजा, रिचर्ड ने धीमे से कहा और अपने विचारों में खो गया। कैसी रिपोर्ट है रिचर्ड? शहर की स्थिति तुम तो जानती हो। मेरे पास हर रोज सुबह 3-4 महकमों की रिपोर्ट आती है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट की, सिविल सप्लाईज ऑफिसर की। मुझे माफ करना, कहता हुआ रिचर्ड खाने वाले कमरे के बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक लीजा हद बुद्धि सी बैठी रही। रिचर्ड ने अभी तक कॉफी नहीं पी थी। वह असमंजस में थी, वह स्वयं कॉफी पी ले या रिचर्ड का इंतजार करे, पर रिचर्ड शीघ्र ही लौट आया। यह किसकी रिपोर्ट थी रिचर्ड? पुलिस सुप्रिटेंडेंट की, रिचर्ड ने कहा, फिर आश्वासन के स्वर में बोला, कोई खास बात नहीं है, रोज की रूटीन रिपोर्ट है। लेकिन लीजा को लगा जैसे रिचर्ड कुछ छिपा रहा है। कुछ तो है रिचर्ड, तुम कुछ छिपा रहे हो। छिपाने को क्या है लीजा? फिर तुमसे छिपाऊंगा? शहर की बातों से मुझे या तुम्हें लगाव ही क्या है कि मैं छिपाता फिरूं?
फिर भी कुछ तो कहो, सुप्रिटेंडेंट ने क्या क्या लिखा है? उसने इतना भर लिखा है कि शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, मगर यह कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह यह तनाव पाया जाता है। क्या करोगे रिचर्ड? मुझे क्या करना चाहिए लीजा? मैं शासन करूंगा। और क्या करूंगा? लीजा ने आंखें ऊपर उठाई। तुम फिर मजाक करने लगे रिचर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उनका झगड़ा निपटाओगे नहीं? रिचर्ड मुस्कुरा दिया और कॉफी का घूंट भरकर सहज भाव से बोला, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे धर्म के मामले तुम्हारे निजी मामले हैं, इन्हें तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम उनसे यह भी कहना कि तुम एक ही नस्ल के लोग हो, तुम्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तुमने मुझे यही बताया था ना रिचर्ड? जरूर कहूंगा लीजा, रिचर्ड ने तनिक व्यंग से कहा। तुम दोनों चुपचाप कॉफी के घूंट भर रहे थे। फिर सहसा लीजा का चेहरा चिंतित हो उठा। तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना रिचर्ड? नहीं लीजा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा? लीजा की जहन में बात उतरी तो उसकी आंखों में रिचर्ड के प्रति आदर भाव झलक आया। ठीक ही तो कहते थे, तुम कितना कुछ जानते हो रिचर्ड, तुम सचमुच बड़े समझदार हो। मैं तो यूं ही डर गई थी। मुझे जैक्सन की पत्नी ने एक बार बताया था कि हिंदुस्तानियों की किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए जैक्सन अकेला रिवॉल्वर हाथ में लिए भीड़ के पीछे भागने लगा था और वह पोर्टिको पर खड़ी देख रही थी और बेहद डर गई थी कि जाने क्या होगा। तुम सोचो रिचर्ड, अकेला जैक्सन और सड़कों पर लोगों की भीड़, कुछ भी हो सकता था। तुम चिंता मत करो लीजा। रिचर्ड ने कुर्सी से उठकर लीजा का गाल थपथपाया और बाहर निकल गया। ये था तमस उपन्यास का छठा भाग। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तमस उपन्यास के अगले भाग में। अगर आप ये उपन्यास आगे भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसके आगे की वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब आप ये बताएंगे कि हम आगे का उपन्यास सुनना चाहते हैं।